साथियों, इस देश में गांधी को सब कोई भूलना चाहता है, सरकार भूलने नहीं देना चाहती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम लोग मानना चाहते हैं, लेकिन सरकार भुलाने में लगे हुए हैं। कुछ खास बात मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं साथियों, ध्यानपूर्वक इस बात को सुने, क्योंकि हमारा उद्देश्य बाबा साहब क्या है, बाबा साहब का आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूक करना मकसद है। तो साथी, इस देश में गांधी का जयंती सरकारी बजट एलोकेट करके गांधी जी का जयंती मनाया जाता है देश भर में। और बाबा साहब का जयंती आप अपने पैसे से खर्चा करके करना चाहते हो, रैली निकालना चाहते हो, लेकिन पुलिस स्टेशन में आपको परमिशन नहीं दिया जाता है। आप बाबा साहब का जयंती अपना पैसे खर्चा करके करना चाहते हो, सब कुछ अपने पैसे से करना चाहते हो, लेकिन जब आप थाना जाओगे परमिशन के लिए, एक बाबा साहब संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती कार्यक्रम आप मनाने जाओगे तो पुलिस आपको परमिशन नहीं देगी। इसका मतलब यह साथियों कि सरकार या प्रशासन या सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग प्लानिंग करके बाबा साहब को हम लोग का मन में से भुलाने का कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये लोग हजारों कोशिश कर लिया, लेकिन फिर भी नाकाम रहा। आज यदि भारत में नहीं दुनिया में किसी का यदि जयंती मनाया जाता है सबसे ज्यादा, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब। साथियों, कोलंबिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2004 को एक रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट पेश किया क्या कि दुनिया भर में जितना भी स्टूडेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके महान काम करने का कार्य किया, उन सभी विद्यार्थियों का 100 लिस्ट जारी किया 2004 में, और उन 100 लिस्ट में से नंबर 1 लिस्ट बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर का। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान भारत को देकर एक बहुत बड़ा उसका मूल्यवर्ती बहुजन समाज के साथ साथ पूरा भारत बदल चुका है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 14 अप्रैल को वर्ल्ड नॉलेज डे घोषित किया। दुनिया में बाबा साहब के जैसा डैडी महापंडित और कोई नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। साथियों, बाबा साहब किस कैटेगरी का है ये बात आप जानिए, सोचिए। जहां दुनिया बाबा साहब को मानता है और भारत का जो मनवादी लोग बाबा साहब को मानने देने के लिए बहुत सारा प्लानिंग इन लोग कर रहा है। जब प्लानिंग इन लोग का फेलियर हो जा रहा है, तो इन लोगों ने प्लानिंग क्या किया कि बाबा साहब का जयंती का विरोध नहीं करना है, इसके साथ में रहकर इसका आंदोलन को खत्म करना चाहिए। इसीलिए जब 14 अप्रैल का दिन आता है, तो मोहल्ला में जो मनुवादी सोच रखने वाले, जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, ये लोग आके हमारे लोगों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे 14 तारीख को बाबा साहब का जयंती है, चलो रैली निकालो, चंदा इकट्ठा करो, डीजे लाओ, बाजा लाओ, नाच गाने का कार्यक्रम लगाओ, और हम लोग उसका बातों पर आकर वही कार्यक्रम करने का काम करते हैं। यानी जो उद्देश्य बाबा साहब ने दिया था कि जय जयकार मत करो, और जो ब्राह्मणवादी पॉलिसी हमारा दिमाग में जय जयकार डाल दिया, इसका वजह से हमारे महापुरुषों का आंदोलन सत्यानाश का तरफ जा रहा है। साथियों, बाबा साहब का आंदोलन के बारे में कुछ बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एकेडमिकली जानकारी सभी लोगों के पास होता है, जो हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। बाबा साहब खुद एक इतिहास है, लेकिन उसी इतिहास में 2 लाइन लिखा हुआ है बाबा साहब के बारे में। तो बाबा साहब का असली मूवमेंट जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक इसका आंदोलन तो समझ में नहीं आएगा साथियों। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1916 में सामाजिक कार्य में प्रवेश किए। सामाजिक आंदोलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1916 में प्रवेश किया। उस टाइम उनका उम्र था 25 साल। 1916 से लेकर 1956 6 दिसंबर तक, यानी 40 साल अपना जिंदगी लगाकर 40 साल का हर साल का हर महीना का हर वो सप्ताह, हर सप्ताह का हर वो दिन, हर दिन का हर वो घंटा, हर घंटा का हर वो मिनट, हर मिनट का हर वो सेकंड हमारे समाज को उद्धार करने के लिए लगा। बाबा साहब ने 40 साल का जिंदगी हमारे समाज को उद्धार करने के लिए लगाया। तो साथियों, बाबा साहब सामाजिक आंदोलन में प्रवेश करने से पहले इन्होंने क्या देखा कि बाबा साहब का पहले जितना भी आंदोलन इस देश में चला,
इन आंदोलन का सफलता क्यों नहीं मिला, इसका ऊपर गहन अध्ययन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब तो सभी आंदोलन का रिजल्ट ला दिया, लेकिन बाबा साहब का पहले जितना भी आंदोलन इस देश में चला था, सभी आंदोलन के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गहन अध्ययन किया और उस आंदोलन सफल न मिलने का वजह ढूंढा बाबा साहब ने। साथियों, क्या वजह निकला? ये जो इतना आंदोलन बाबा साहब का पहले चला था, ये आंदोलन सफल नहीं हुआ। इसका वजह पहला नंबर में क्या ढूंढा ना, पहला नंबर में बाबा साहब ने देखा ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन का कोई भी सामूहिक उद्देश्य नहीं था, एक नंबर। दूसरा नंबर में क्या था ना, कोई भी लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था। तीसरा नंबर में क्या था कि कोई भी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ नहीं था। खास बात बता रहा हूं, हम लोग संगठन का कार्य करता है, संगठन चलाते हैं, लेकिन बाबा साहब किस हिसाब से संगठन चलाए थे, अगर वो इतिहास हम नहीं जानेंगे तो हम अपना भविष्य कभी निर्माण नहीं कर सकते साथियों। इसलिए बाबा साहब से हमको सबक सीखना चाहिए और बाबा साहब का जो आधा अधूरा कार्य है, उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने जिंदगी दाव पे लगा देना। मैं नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देखा कि मेरा पूर्व में जो आंदोलन हुआ इस देश में, ये आंदोलन सफल क्यों नहीं हुआ, इसका सबसे पहला नंबर वजह यही है कि इस आंदोलन में जो है सबसे पहले में कोई उद्देश्य नहीं था, लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था। दूसरे नंबर में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं था। तो बाबा साहब ने उस आंदोलन का जो कमियां है, उस कमियां से बाबा साहब ने सबक लिया। सबक क्या लिया कि मेरा आंदोलन में ये कमियां नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 1916 से लेकर 1956 तक 40 साल में बाबा साहब का जितना भी आंदोलन हुआ, सभी आंदोलन को बाबा साहब डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, यानी लिखित इतिहास उपलब्ध किया। दूसरा नंबर में क्या किया बाबा साहब, जो सामूहिक उद्देश्य नहीं था, तो सामूहिक उद्देश्य के लिए भारत में जितना भी आंदोलन था, सभी आंदोलन ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ था। नॉर्थ का आंदोलन देखो, वहां पर भी हुआ, साउथ में देखो, बंगाल में देखो, जितना भी आंदोलन था सभी आंदोलन मरुआदी ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ था। तो बाबा साहब ने सभी आंदोलन इकट्ठा करके उसका उद्देश्य रखा। सामूहिक उद्देश्य क्या रखा? व्यवस्था परिवर्तन। बाबा साहब का मूवमेंट साफ साफ लिखा, बाबा साहब का इसलिए उद्देश्य हुआ संगठन का व्यवस्था परिवर्तन था। तीसरा नंबर में क्या किया, मैंने वहां पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। मेरा मतलब नो कोऑर्डिनेशन, नो कम्युनिकेशन, यानी बंगाल में जो आंदोलन चल रहा है बिहार के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बिहार में जो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पंजाब के साथ कोई संबंध नहीं था। पंजाब का आंदोलन के साथ महाराष्ट्र में कोई लेन देन नहीं था। इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहले 1942 को 19-20 अगस्त 1942 को राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन लगाया महाराष्ट्र में। नागपुर में बाबा साहब ने कम्युनिकेशन करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर का कम्युनिकेशन करने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किया। नेशनल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन 1942 को लगाया नागपुर में 3 दिन का। ये था बाबा साहब का आंदोलन। अब बाबा साहब का आंदोलन से सबक सीखना चाहिए। बाबा साहब ने सोचा, क्या सोचा कि भारत में ये जो व्यवस्था परिवर्तन उद्देश्य बना, अब व्यवस्था परिवर्तन उद्देश्य बने वाले बाबा साहब को मालूम था ये जो ब्राह्मणवादी समस्या है, ये समस्या एक जिला का, एक राज्य का नहीं है, एक जाति का नहीं है, ये समस्या राष्ट्रव्यापी है। इसीलिए बाबा साहब ने राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया, नेशनल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन बाबा साहब ने बनाया। साथियों, बाबा साहब का जो आंदोलन था, ये आंदोलन ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ था। कुछ बात बाबा साहब का जो है, इस बात में समझ में आएगा कि बाबा साहब का आंदोलन क्या था। साथियों, पहला नंबर पे क्या था, 1 जुलाई 1920 को बाबा साहब सबसे पहले बोला, क्या बोला कि गुलामी में जिनका बातें सहने पाते हो, आजादी में उनका लाते खाने पड़ेंगे। 1 जुलाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1920 को ये बात कहा, गुलामी में जिनका बातें सहन नहीं पाते हो, आजादी में उनका लाते खाने पड़ेंगे। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मालूम था अंग्रेज लोग भारत को गुलाम बनाया और ब्राह्मण भारत में एससी ओबीसी माइनॉरिटी को गुलाम बनाया। बाबा साहब को मालूम था कि अंग्रेज देश को गुलाम बनाया, हम लोग को गुलाम नहीं बनाया। हमको गुलाम कौन बनाया था? ब्राह्मणवादी लोगों ने हमको गुलाम बनाया। इसीलिए बाबा साहब ने क्या बोला 1 जुलाई 1920 को कि गुलामी में जिनका बातें सहन नहीं पाते हो, आजादी में लाते खाने पड़ेंगे। आज लाभ भी पड़ा, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा। दूसरा नंबर में साथियों 1942 को बाबा साहब ने कहा
कि हमारा लड़ाई सत्ता संपत्ति के नहीं है, हमारा लड़ाई संपूर्ण आजादी का। फिर बाबा साहब आजादी का मुद्दा उठाया। तीसरा नंबर में क्या हुआ? तो तीसरे नंबर बाबा साहब 1952 को कहा, क्या कहा कि वर्तमान स्वराज तो उनका है, हम तो आज भी गुलाम है। लास्ट स्टेटमेंट बाबा साहब का क्या कहा कि लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यानी जो संख्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था वो सिद्ध हो गया। बाबा साहब ने लास्ट मोमेंट में कहा 1952 को कि भारत में नेहरू जो है ब्राह्मण राज्य स्थापित करना चाहता है और हम ये जिंदा रहते हुए कभी होने नहीं देंगे। उस टाइम बाबा साहब ने कहा कि भारत में ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। आज भारत में लोकतंत्र के ऊपर आदि ब्राह्मण तंत्र हो चुका है। साथियों, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान है। कि संविधान क्या कहता है साथियों? संविधान ये कहता है आर्टिकल 16(4) में, संविधान क्या कहता है? एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन क्या? एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मतलब जिस जाति का संख्या कितना % है उसका उसी हिसाब से हिस्सेदारी होना चाहिए। मैंने इस संविधान का आर्टिकल 16(4) में लिखा हुआ है। अगर बाबा साहब का संविधान ये कहता है भारत में भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और संविधान में भी कहता है जिसका संख्या जितना % है उसका उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए, तो साथियों, तो क्या आज वो बाबा साहब का संविधान में जो लिखा है क्या वास्तव में आज वो है क्या? इस बात को हमको जानना समझना चाहिए। साथियों, भारत में किस जाति का संख्या कितना % है? भारत में टोटल ब्राह्मण 3.5% है, क्षत्रिय 5.5% है, वैसे 6% है, हम लोग शेड्यूल कास्ट 15% है, आदिवासी 7.5%, ओबीसी 52 और कन्वर्टेड माइनॉरिटी यानी जो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन लिंगायत वो पूर्व में हमारे मूल निवासी था, SC ST OBC था, ये कन्वर्ट हो गया, धर्मांतरित हो गया। आज मान लो हम बावरी एरिया से मोची है या रीता से, हमारे मोहल्ला में बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन जा रहा है, तो क्या 100 साल बाद बोलेंगे ये अमेरिकन है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है? क्या उसका DNA तो सेम होगा ना, भले उसका धर्म अलग हो सकता है, आदमी तो हमारा। तो जो भारत में जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन लिंगायत जो लोग है, एक कन्वर्टेड माइनॉरिटी यानी SC ST OBC से कन्वर्टेड हुआ, ये लोग 10.5% है। साथियों, खास बात बता रहा हूं, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन यानी ब्राह्मण 3.5% हो तो 3.5% ले लेना, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन तुम 3.5% हो के 100% ले रहे हो, यही हमारा ऑब्जेक्शन नहीं, 200% विरोध जो संविधान में लिखा हुआ और संविधान का विरोध में जाके काम किया यानी नाजायज कब्जा किया। अब नाजायज कब्जे के खिलाफ आवाज उठाना ये तो जायज है, किसी का औकात नहीं इसका विरोध करना, ये डॉक्यूमेंट्री है। तो साथियों, संविधान कहता है ब्राह्मण 3.5% तो 3.5% तुम्हारा है, शेड्यूल कास्ट 15% तो 15% ले लेना, आदिवासी 750 7.5% अधिकार है, ओबीसी 52 तो 52% अधिकार है, माइनॉरिटी 10.5 तो 10.5% है। लेकिन वास्तव में क्या है साथियों? ये 3.5% वाला ब्राह्मण 100% सिस्टम में कब्जा करके रखा है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोला क्या कि लोकतंत्र ब्राह्मण